हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। बहुत सारे बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अभी बेटा हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 30% पोर्शन ही चैप्टर का कंप्लीट हुआ है, 70% पोर्शन ड्यू है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि जो आपने पढ़े नहीं हैं वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से बेटा अब तक जो पढ़ाया गया उसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी किया है तो आपको कहीं भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं आएगा उन टॉपिक्स को लेके जो आपने अभी तक पढ़ चुके हैं। और आगे जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं भी किसी भी टाइप का डाउट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं आपके सामने। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर था पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैं ले रहा हूं यहां पर। अगर आपको कोई और भी डाउट बचे हों इसके बाद तो आप सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं उनको भी बता दूंगा। तो बेटा पहला को जो क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, V इज अ फंक्शन ऑफ x। V इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। V दे रखा आपको x के फंक्शन में और पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E की डायरेक्शन, x की डायरेक्शन dV अपॉन dx, ठीक है। तो सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना, आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत छोटी चीज है। सेकंड क्वेश्चन था बेटा डाइपोल का। डाइपोल में कितना आसान है, यहाँ डाइपोल रखा है -q चार्ज और सामने क्या रखा है +q चार्ज, क्लियर। एक पॉइंट लिया गया सामने P और एक पॉइंट लिया गया यहाँ पर, सपोज ये पॉइंट Q, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। क्या पूछा था आपको, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस। बच्चों एक्सिस पर जो इसका डाइपोल मोमेंट जो आता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर क्या होता है, अलोंग द, बेटा एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। सर इक्वेटोरियल पर क्या होती है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो आपको पूछा था कि कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट है, तो आप लोग आंसर इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें पूछा टॉर्क एंड वर्क डन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है इसको, PE, मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा, P की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू। P कैसे निकालें सर, Q इंटू 2A मतलब दोनों चार्जेस के बीच का गैप, दैट इज 2A, ठीक है, ये इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे। वर्क डन पूछ रहा है कि रोटेट द 180 से घुमाने वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ PE। ये वर्क डन आ जाएगा, समझ रहे हो, ये वर्क डन आ जाएगा। तो बेटा कर दोगे इसको वर्क डन को, ठीक है। चलिए, तो मैं जितना समझता हूं कि इसमें से अब आंसर कैलकुलेट कर लेना आपका जो भी सही हो। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इज अप्लाइड द फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर कुछ स्टूडेंट ने पढ़ रखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे, E डॉट ए। बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए ये किस पर्टिकुलर केस में अप्लाई होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट दे रखा है। सर वेरिएबल होता तो उस केस में पहले हमें d∅ कैलकुलेट करना पड़ता, E टाइम्स डॉट dA, ओके। ये पहले हमें यहाँ से E टाइम्स डॉट dA स्मॉल फ्लक्स निकालना पड़ता, बट यहाँ पे क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कर दोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा शानदार क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें कि एक स्क्वायर है इस तरीके का, जिसकी साइड लेंथ है शायद L/2 और ये वाला जो पोर्शन है बेटा वो एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, जिसकी लेंथ है L, ओके, और कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर एंटर हो रही है। ग्राफ पूछा बेटा हमें फ्लक्स का टाइम के साथ, फ्लक्स का टाइम के साथ, कि फाई टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। बच्चों फाई टाइम के साथ कैसे चेंज होगा ये हमसे पूछा गया है,
ठीक है। तो फाई बच्चों डिपेंड किस पे करता है? फाई डिपेंड कर सकता चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, यानी कि फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो अगर हम जीरो टाइम पे देखें बेटा, जीरो टाइम पर कोई चार्ज इस रॉड, ये रॉड कंप्लीटली आउट ऑफ दिस क्लोज बाउंड्री, तो कोई भी चार्ज इसके अंदर एनक्लोज नहीं है। जब चार्ज एनक्लोज नहीं है तो फाई कितना आ जाएगा यहाँ पर? जीरो हो जाएगा, यानी ग्राफ हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन देखें कि आपका कौन सा ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो दो ग्राफ हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो ए और एक बी, यानी कि आप जो सॉरी कौन कौन सा है, एक तो डी स्टार्ट हो रहा है जीरो से और एक ए स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब बी और सी को तो कैंसिल कर दो क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे। चलिए अब क्या होगा सर, किसी टी टाइम पर मान लेते हैं रॉड की जो लेंथ है, रॉड जो है एंटर हो गई इसके अंदर, रॉड इस तरीके से यहां पर एंटर हो गई, ठीक है सर। टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये रॉड? वीटी। भाई स्पीड कांस्टेंट है तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? वीटी। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो वीटी लेंथ पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? वीटी लेंथ पर वीटी ये लेंथ हो गई लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, और ये फाई। इसका मतलब बच्चों फाई जो है वो कैसे वेरी करेगा? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जो टाइम के साथ जो फाई है वो ग्रोथ करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बेटा कौन से में इंक्रीज कर रहा है? सर डी में भी इंक्रीज कर रहा है और ए में भी इंक्रीज कर रहा है। तो चलो डी में बात करते हैं और ए में भी कोई भी देख सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है। पर एक्चुअल में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम जो रॉड को इस तरीके से एंटर करेंगे तो देखो इसमें ऑप्शन डी और ए आपका इस रेंज में आ रहे हैं सर फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। बट जब ये रॉड इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, इस तरीके से मतलब जब ये L/2 यहां पर हो गई रॉड और L/2 बाहर है। अब बेटा क्या होगा, जैसे रॉड इससे बाहर जाएगी, अब इस बाउंड्री से जब बाहर जाएगी रॉड, मतलब बाहर मतलब ऐसे इधर, भाई अब क्या होगा बेटा, L/2 इसके अंदर हो गई और L/2 बाहर है। अब देखो रॉड जब स्लाइड करेगी, जब रॉड यहां से बाहर निकलेगी तो इसके अंदर जो रॉड का जो पोर्शन है वो फिक्स रहेगा कुछ टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए सर? जब तक एक L/2 इसके अंदर एंटर नहीं हो जाता, मतलब इतने टाइम में चार्ज कांस्टेंट रहा, और जब चार्ज कांस्टेंट रहा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? तो आंसर फिर कौन सा आएगा आपका? ये आ जाएगा। और फिर जब ये रॉड निकल के चली जाएगी यहां से तो बेटा फ्लक्स क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ये जीरो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत नाइस क्वेश्चन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है? 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, और ये इस तरीके से यहां पर और एक यहां पर, ओके ऐसे। इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा और यहां पर प्लस लैम्डा, और ये बोल देते हैं इसकी सपोज एक्सिस। और इनके जो रेडियस हैं वो शायद ए दे रखा है एक और ए दे रखा है बी। ठीक है बच्चों में क्या दिया गया? आर रेडियस पे, आर डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये आर रेडियस पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू और स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है। अगर हम इसको देखें स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब बच्चों सर्कुलर मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स इट हैज़ अ फोर्स टुवर्ड्स अ सेंटर, मतलब इसके जो सेंटर है सर्कुलर पाथ का उसकी तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर सर कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज पे, इस पे फोर्स लगाएगा कौन सर? तो बच्चों ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? आर डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों आर डिस्टेंस पर। ऐसे मान के चलें कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, याद है वो आपको एक लॉन्ग वायर, चार्ज लॉन्ग वायर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? 2k लैम्डा बाई आर। सही है, 2k लैम्डा बाई आर ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर सर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, वैल्यू उतनी रहेगी। ओके, लेकिन सर ये तो वायर है और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो बच्चों इसमें ये बोला गया है कि ए और बी के कंपेयर में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है।
तो जब इसकी लेंथ ज्यादा है तो हम इसको कैसा कंसीडर करेंगे, इस टाइप के, इस रिजल्ट को एज्यूम करके चलेंगे। चलिए, तो फोर्स कितना लग जाएगा सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा इधर, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर ही लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो में, Q इंटू ई। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q, तो हम बोलेंगे सर फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2k लैम्डा बाई आर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू बोलते हैं mv स्क्वायर बाई आर। आर ने आर को मार दिया, तो यहां से बेटा v की वैल्यू निकाल देंगे आप लोग, 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई m, और इस पे लगा देंगे रूट। ठीक है, आ गई स्पीड ही पूछी थी शायद मेरे हिसाब से, सही है, अच्छे क्वेश्चन है। रेडियस इट्स स्पीड ही पूछी है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो हाथों हाथ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, फिगर शोज अ थिक मेटालिक स्फीयर इफ द गिवन अ चार्ज प्लस q देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रेजेंट इन द रीजन। अब बेटा ये सोचो कि चार्ज, जो स्फीयर को जो चार्ज दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, सरफेस पर। तो जब सरफेस पर है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर कहां कहां डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ठीक है, ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, यानी कि अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये पूछा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रेजेंट इन द रीजन, किस रीजन में प्रेजेंट होगा, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू R2 ओनली, इस रीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको जो आंसर की मिली हो, मुझे तो नहीं पता, पर आपको जो मिली हो, ठीक है, उसमें से चेक कर लेना, 100% शायद थर्ड ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा जो 8 है, 8 में क्या दिया गया है, शायद इसको देख सकते हो, आसान क्वेश्चन लग रहा है। क्या बोल रहा है, देखो, एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मेटल है, मेटल मतलब कंडक्टर मटेरियल, और कंडक्टर मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस की कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, तो देख लीजिए आप लोग भाई, मेटल स्फीयर मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टीज, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर सरफेस कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपका आंसर परपेंडिकुलर देख लीजिए किस केस में है, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 to 80 as one moves on the x-axis from -1 to 1। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये -1 सेंटीमीटर बोल देते हैं, और ये +1 सेंटीमीटर, क्लियर। ये था 120 वोल्ट, और ये है बेटा 80 वोल्ट, यही है ना, हाँ 80 वोल्ट। बोला जा रहा है कि भाई इधर जाने पर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो सर ये पोटेंशियल इधर डिक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्शन पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहां पर, किस डायरेक्शन में होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, along the x axis। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, y और z, ये हो जाएगा 0। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किधर है, x डायरेक्शन में, तो y और z में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलिए तो बात करते हैं सर, यहां पर इधर जाने पर पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो सर यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू, मैं ऐसे बोल दूं कि पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज कर रहा है -x, सही है। इधर जाने पर माइनस साइन क्यों लगाया, बिकॉज पोटेंशियल जो है x के इंक्रीज करने पर डिक्रीज कर रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या बोल दूं, -c × x, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा x के अलोंग कितना आएगा,
डेल वी ओवर डेल एक्स बोल सकते हो अगर वाई और जेड की जिक्र कर रहा है, या डी वी अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हो। तो कितना आएगा बेटा यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी पॉजिटिव, सी मतलब कांस्टेंट, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सर, ये तो पता चल गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग डायरेक्टली ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कैसे निकालें, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। कितना डिक्रीमेंट हो गया बेटा, 120 से 80 यानी कि 40 और डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया आपके पास 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सही है, तो आपका आंसर और ये ठीक है कितना है, ये 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक चीज और, लेकिन सर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओरिजिन पर पूछा था। बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, चाहे वो ओरिजिन पे पूछे फिर चाहे किसी और पॉइंट पे पूछे, तो बात एक ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट ही हो गया यार तो कहीं भी पूछे ना, कहाँ दिक्कत है, समझ रहे हो। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है बेटा, इसका जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे बोला मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट सेंटीमीटर, और मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी लेस देन। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका, आंसर आपका ये होना चाहिए मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मे बी, मस्ट भी नहीं बोल सकते हैं। सही है, क्यों, क्योंकि बेटा हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंफॉर्मेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देख पा रहे हैं, केवल भाई इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हैं ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग, कि एक्स एक्सिस में अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ नहीं कह पा रहे हो आप। हो सकता है वो जीरो भी हो और हो सकता है वो जीरो ना हो, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो बच्चा, कि अगर वो सर जीरो है वाई और, भाई इस इंफॉर्मेशन तो वाई और जेड में तो कुछ कैलकुलेट आप इमेजिन कर नहीं सकते। तो अगर हम बात करें सर कि अगर वो जीरो हुए तो इतना हो जाएगा, बट वो हो सकता है जीरो ना हुए तो फिर इंप्रूव कर जाए, ग्रोथ कर जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, मे बी दिस आंसर और मे बी ग्रेटर देन दिस आंसर। तो आंसर ये हो सकता है बेटा या तो इतना या इससे ज्यादा। आपको शायद एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। इस इंफॉर्मेशन से हम ये चीज कैलकुलेट कर पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। वाई और जेड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, समझ रहे हो, और जीरो हुआ तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन मे बी दिस वैल्यू और ग्रेटर देन दिस वैल्यू। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। पैराग्राफ पे आ जाते हैं। आप देखो अच्छा पैराग्राफ है, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं अब यहां से, क्योंकि पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चन हैं। चलिए पैराग्राफ अच्छा है, ठीक है, ध्यान से समझो। वैसे तो हर चीज़ अच्छी है बेटा, अगर हम इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है और मज़ा भी बहुत आता है उसमें। क्या बोला गया देखो यहाँ पर, हमारे सामने कुछ ऐसा हमें डायग्राम देखने को दिखाई दे रहा है इस तरीके से। एक इधर ऐसे दो स्फेरिकल सेल्स ऐसे नज़र आ रही हैं हमें। सेल, इसकी रेडियस है बच्चा ए, आर ए, और इसकी रेडियस है आर बी। क्लियर। ए चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ टू थिन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। एक चार्ज पार्टिकल जो यहां पर है उसको मैं क्यू बोल दे रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। फिगर ए shows a cross section of the arrangement. Figure B gives the flux phi through the Gaussian sphere centered on the particle as a function of radius r of the sphere. ये तो डायग्राम ए है और एक डायग्राम बी दिखाया गया इसके अंदर बेटा। डायग्राम बी में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। डायग्राम बी के अंदर ये इधर तो है बच्चा फाई और इस तरफ है रेडियस आर। हमें फंक्शन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ये इधर फिर इधर और फिर इधर और फिर इधर, समझ रहे हो, कुछ ऐसा ग्राफ हमें नजर आ रहा है। बच्चों इस लाइनिंग से आप आइडिया लगा सकते हो कि 5 वैल्यू है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आएगी 2 और किस में दिए 10 टू द पावर 5, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5
ओके, ये वाली वैल्यू के आइडिया लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 से 1 कम है तो -4 × 10⁵ और ये एग्जैक्ट 5 से 1 ज़्यादा है, मतलब ये 6 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 6 × 10⁵। ठीक है, ये हमें ग्राफ दिया गया है बेटा इसका फाई का, समझ रहे हो। अब हमसे देखो क्या क्या पार्ट पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल पार्टिकल। बोला है कि सेंटर पार्टिकल पर चार्ज कैसा होगा, मतलब सॉरी कितना होगा। तो एक चीज सोचो बच्चों, जैसे जैसे हम यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि यहां पे देखो r = 0, यानी r = 0 मतलब सेंटर की बात कर रहा है। तो जैसे हमने r को इधर जाना स्टार्ट किया, बाहर जाना, तो फ्लक्स कैसा रहा, कांस्टेंट। मतलब हम इसके अंदर जब तक बेटा यहां तक जाएंगे, जब तक यहां तक जाएंगे तो फ्लक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, अरे ये चार्ज, ये एक चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है, तो आप चाहे यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, समझ रहे हो। जैसे मैं एग्जाम आपको बताऊं, जैसे Q चार्ज है तो बेटा इसके अंदर चार्ज Q, एक और सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर भी चार्ज Q, तो यहाँ से भी फ्लक्स वही पास होगा। एक और स्पीड ड्रॉ कर दिया, अंदर तो चार्ज तो Q सेम है ना यार, तो फ्लक्स कांस्टेंट। यानी ये वो पॉइंट है जब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इस जगह पर। इसके बाद सडन क्या हो गया, ग्राफ जो फाई है वो डिक्रीज करेगा, मतलब इस रीजन में आगे हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो डिक्रीज करेगा फ्लक्स, अदरवाइज पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो फ्लक्स बढ़ जाना चाहिए था, बट सर फ्लक्स कम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। बाहर जाते यहाँ पर आते, इसके बाद फ्लक्स वापस बढ़ गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इससे हमें ये आइडिया लग गया चार्ज के नेचर क्या है। तो पहला वाला पार्ट बेटा सॉल्व कर सकते हो आसानी से। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला गया, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर फाई की वैल्यू दिख रही है आपको, फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से, फाई का वैल्यू, फाई = क्या आ जाएगा बच्चों, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई ε0, और फाई की वैल्यू है कितना यहाँ पर, 2 × 10⁵, और ये है Q एनक्लोज्ड, और ये वैल्यू शायद 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे और आंसर किस में आएगा आपका 10⁻6, तो ये हो जाएगा कितना 16 17, यानी कि 17 के अप्रॉक्स आंसर आएगा अगर माइक्रो कूलाम में बात होगी तो। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, 1.77 माइक्रो कूलाम। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना सिंपल है बताओ, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम भाई, इसके अंदर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सही है। दूसरा, व्हाट इज द चार्ज ऑन सेल ए, बोला कि इस सेल पे चार्ज क्या आएगा, तो आसानी से निकाल सकते हो बेटा। इस सेल के चार्ज के लिए आप एक गॉसियन सरफेस बना दो यहां पर, ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, इसके अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा, ये तो पहले से ही है सर +Q, और यहां पर मुझे पता नहीं है, इसको A बोल दिया, डिवाइडेड बाई ε0, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या है बेटा, इसके अंदर मतलब इस वाले रीजन में फ्लक्स कितना -4, तो -4 × 10⁵ कर दोगे सॉल्व, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। इन विच रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ R इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बोला किस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 यार कहीं नहीं होगा, क्यों सर, अंदर भी चार्ज है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बाहर पे चार्ज है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर, फॉर नो रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नो रेंज ऑफ R फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। समझ लो, हो गया क्वेश्चन पैराग्राफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा मैथ्स के स्टूडेंट से मैं कहूँगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है, इसमें ज़्यादा दिमाग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अगर आपको अच्छे से थोड़ा सा कंसेप्ट आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जो नॉन कंडक्टर का। ऐसा बोला न्यूक्लियर चार्ज और टोटल चार्ज रखा है इस पर Ze, टोटल चार्ज के ना न्यूक्लियस के अंदर Ze। ठीक है, ऐसा बोला है कि इसके अंदर जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी रो वेरी विद ये दिस फंक्शन लाइक दिस, ये डिस्टेंस r। बच्चों ये वैल्यू जो क्या है a, और ये कितना बेटा r, क्लियर।
ऐसा कुछ दिया गया है, समझ रहे हो। अब हमें बोला बेटा यहाँ पर ये डेंसिटी, ये वैल्यू दी गई आपको डी, ठीक है, ये वैल्यू डी दे दी, समझ रहे हो। अब देखो इसमें क्या बोला गया था, न्यूक्लियर चार्ज Ze इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r. The charge density is a function something this noted only the radial distance from the center of the something. The electric field is only along the radial direction. The electric field at r is equal to r is. बेटा ये बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। देखो इसमें दो पोर्शन आप इसको बात कर सकते हो, एक डिस्टेंस यहाँ तक a है और ये डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। यहाँ तक बेटा इलेक्ट्रिक जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है और इस वाले रीजन में डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस जगह पे क्या आएगा। इट डिपेंड्स ऑन ए और नॉट। तो बेटा आउटर सरफेस पर एक चीज देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा। तो सरफेस पर, कंप्लीट सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा ना यार। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वही यहां सरफेस पर तो सेम ही रहना है। गॉस लगा दें आउटर इसके लिए, तो क्या आ जाए बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जेड ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर कर देंगे बिकॉज ये कांस्टेंट हो कंप्लीट सरफेस पर और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आउटर रेडियस, तो जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहां से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है बेटा उसमें ए का कोई टर्म ही नहीं है, ए का कोई यूज ही नहीं है। भाई मुझे तो कंप्लीट चार्ज चाहिए था, तो कंप्लीट चार्ज मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितना, जेड ई, समझ रहे हो, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट टू ए। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, इसका जो सेकंड पार्ट है, फॉर ए इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ डी। अच्छा, ए की वैल्यू को 0 कर दो बेटा। ए की वैल्यू 0 करोगे तो जब आप यहां आ जाओगे तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ए की वैल्यू 0 मतलब ये इस तरीके से रो और ये इधर आर और ये वैल्यू आर, ठीक है। अब बेटा मैथ्स वाले स्टूडेंट इतना तो समझ जाएंगे कि इसकी जो एक और ये वैल्यू दी गई है डी, सही है। अब इतना तो बच्चों कर सकते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट के सर यहाँ इस लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, समझ रहे हो। कैसे निकाल दो लाइन की इक्वेशन, सर इसके कोऑर्डिनेट r, 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0, d, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया, आपसे पूछा गया भाई कि वैल्यू ऑफ डी बताओ। तो वैल्यू ऑफ डी बताने के लिए मेरा ये सोचना है कि भाई हम जब a इज इक्वल टू 0 हो गया, a इज इक्वल टू 0 मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस के अंदर जो डेंसिटी है वो वेरिएबल हो गई, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सर जब ये रो निकाल दोगे आप, जब रो निकाल दोगे बच्चा कितना आसान है। जैसे मैं गॉस थ्योरम में बताता हूँ, पढ़ाऊंगा कि हम दो टाइप के कंसेप्ट पे काम करते हैं रो के केस में, जब रो कांस्टेंट हो और रो वेरिएबल हो, ठीक है। तो रो वेरिएबल हो उस केस में सर चार्ज कैसे निकालते हैं, एनक्लोज चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। तो कैसे निकालते हैं, रो मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, सही है। इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर r तक, भाई टोटल रेडियस r है तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और ये एनक्लोज चार्ज कितना है, Ze, भाई टोटल चार्ज तो कितना है, Ze। सर अब रो की जरूरत पड़ेगी हमें, तो रो की जरूरत पड़ेगी तो बेटा रो का फंक्शन आप यहां से तैयार कर सकते हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कैसे निकाल दो। मैं भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिख दूं इसमें, सपोज ये x1 y1 x2 y2 या कैसे भी देख लो आप लोग, या फिर उससे लिख दो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, d अपॉन r, तो माइनस d अपॉन r और mx, ये mx हो गया प्लस c का मतलब कितना बेटा, d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने y की जगह क्या ले रखा बेटा, रो, और यहां क्या ले रखा है, d अपॉन r इंटू r प्लस d, ठीक है। हम लोग यहां से d कॉमन लें तो ये आपके सामने क्या आ गया, रो इज अ फंक्शन ऑफ r, रो इज अ फंक्शन ऑफ r। यहां कैलकुलेट करोगे, लिमिट लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पर जो d की वैल्यू है ये कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा आना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें लग जाते हैं, क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक चार्ज एनक्लोज, सर फिर ये चार्ज एनक्लोज, टोटल चार्ज एनक्लोज Ze के इक्वल करते। अरे उसने पूछा है कि a को 0 कर दो, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो इस सेक्शन पर, a से डायरेक्ट यहां पे बात करो ना यार।
ठीक है। तो थोड़ा एग्जाम के अंदर बेटा शार्पनेस और स्मार्टनेस भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उलझ जाओगे चीज़ों में, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, उनमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आप आसानी से आंसर निकालोगे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो आंसर मुश्किल निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए लाइट मोड में और बेसिक कंसेप्ट पे आपको चलना है। नेक्स्ट क्या बोला बेटा इसने, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इंप्लाइज। बेटा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, आपको पता है नॉन कंडक्टिंग के केस में नॉन कंडक्टिंग और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर उसी केस में आएगा जब ये डेंसिटी कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट डेंसिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेटा ए को आर के इक्वल कर दो, जो आर है वो यही रख दो, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी यहां तक कांस्टेंट। जब डेंसिटी कांस्टेंट तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको इसमें मैचिंग, जो मैचिंग है इसको समझा दे रहा हूं, मैचिंग के एक दो क्वेश्चन। मेस वाले स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को पढ़ने मजे बहुत आते हैं, लेकिन उसमें बस इंटरेस्ट होना चाहिए यार, ठीक है। और इंटरेस्ट आता है बेटा जब हमें अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिले, ठीक है, अच्छा कंटेंट मिले और अच्छा एक डायरेक्शन मिले, फिर हमें, ठीक है, तभी जाके हम इंटरेस्ट सब्जेक्ट में जग पाता है, अदरवाइज नहीं जग पाता है। चलिए मैचिंग में क्या बोला बेटा, ठीक है, मैचिंग बहुत आसान है यार, मैचिंग बहुत आसान है। क्या बोला, देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एक ऐसा चार्ज है, मैं एक बार सारी सिचुएशंस बना ले रहा हूं, यहां पर ये चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज, और यहां पे शायद कोई चार्ज है ही नहीं, क्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले में ये इसकी साइज थोड़ी बड़ी दिख रही है चार्ज क्यू, और ये साइज थोड़ी स्मॉल दिख रही है मेरे हिसाब से। इनिशियली नो नेट चार्ज यानी 0। यहाँ पर क्या है, ये इस तरफ और ये इधर चार्ज Q और एक स्विच लगा है यहाँ पर इस तरीके से। सेल 1 के नाम है, दिस इज 1 और 2, 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है इसमें क्या दिया गया आपको, नेक्स्ट वाली जो सिचुएशन है फोर्थ, उस फोर्थ सिचुएशन के अंदर क्या दिया गया बेटा, वैसे तो ये आसानी से कर सकते हो, मैं तो आपको इस थोड़ा सा इसमें फैमिलियर हो जाओ इसलिए समझा रहा हूँ। Q इज इक्वल टू, सॉरी Q यहाँ पर, और Q इज इक्वल टू 0। चलिए अब बोला कि इनको कनेक्ट करने पर क्या होगा, तो बेटा जैसे ही कनेक्ट करो, ये कॉमन सेंस ही तो पता है, चार्ज सर्व है ही नहीं, जब चार्ज तो फ्लो करेगा, समझ रहे हो। जब चार्ज इसके पास है तो इसका कुछ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पहला ऑप्शन चार्ज फ्लो थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, तो इसके अंदर P ऑप्शन लगा दोगे बेटा, P ऑप्शन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर डिक्रीजेस, यार पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर डिक्रीजेस, तो बच्चों जब ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाता है, और कितना लॉस हो जाता है, डेल्टा U इज इक्वल टू, उसको 1 ऐसे कैलकुलेट करते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये कैपेसिटर में भी सिखाया जाता है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो अगर इनके वोल्टेज में डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो सर यहाँ तो पोटेंशियल में डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल है, इसका है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा बेटा, क्या होगा, लॉस होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, भाई जब एनर्जी में लॉस हो गया तो क्या होना है, जो है डिक्रीज कर जाएगी, तो यानी इसमें आंसर Q भी आ जाएगा। ओके, अब बात करें सर T, नो हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब इस सर इसमें हीट तो प्रोड्यूस होगी, बिकॉज देखो भाई जब यहां से सर जब एनर्जी लॉस होगी तो वो हीट के टर्म में, तो हीट के फॉर्म में तो लॉस होगी,
तो नो हीट इज ऑब्जर्व, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा, द स्फीयर फर्स्ट हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम रीच्ड, बच्चों कुछ चार्ज तो यहाँ पे बचेगा और कुछ यहाँ पे आ जाएगा। कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो आपके आंसर क्या आ जाए बेटा इसके अंदर, पी और क्यू। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव था, आप डायरेक्टली यहीं से लगा सकते थे, पी और क्यू। पहले वाले ऑप्शन को देख लो बेटा, ए में पी और क्यू, किसमें पी और क्यू ए में भी है और पी क्यू फोर्थ ऑप्शन में भी है। तो दूसरा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, चलिए। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे सर तो क्या होगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा तो पी ऑप्शन आ जाएगा। एनर्जी में लॉस, हाँ सर ये भी होगा, तो पी और क्यू हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो आपका आंसर कहाँ आ जाएगा भाई, तो आप आंसर पे आ गए फिर, तो समझ रहे हो, फिर सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। और चेक करना चाहो तो और चेक कर लो रामायण। जब इसको कनेक्ट करते बेटा तो कभी भी ये चार्ज कनेक्ट करने वाला अंदर नहीं रहेगा, कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो हम क्या बोलेंगे सर कि चार्ज फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। पोटेंशियल जो सिस्टम डिक्रीजेस, यस डिक्रीज भी कर रही है एनर्जी, पोटेंशियल में डिफरेंस है। नो हीट प्रोड्यूस तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट एज अ नो चार्ज, हाँ इस पर कोई चार्ज बचेगा भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन, एस ऑप्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, सर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या चार्ज फ्लो होगा। जब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो हीट भी लॉस, एनर्जी भी लॉस नहीं हो रही तो हीट भी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन आ जाए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाए इसके अंदर, ठीक है, आ गया आंसर। बच्चों जो नेक्स्ट मैचिंग है वो अच्छी मैचिंग है बेटा, एनर्जी की है, तो आप कर लेना, आप लोग खुद करना चाहो तो, कि अगर ये केवल शेल होती, शेल स्फेरिकल सेल होती तो कितनी एनर्जी आती बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज अ सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल। सर ये नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, ये आती है सेल्फ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते थे। अगर मैं आपको लिखना बताऊं तो थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे फर्स्ट वाले केस में एनर्जी लिखूंगा तो फर्स्ट वाले केस में बेटा केवल यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पर, तो क्या एनर्जी लिख दो इसकी, के क्यू बाई आर, ओके। दूसरे वाले केस में क्या है, एक चार्ज रख दिया यहाँ पर -q और एक चार्ज रख दिया बेटा यहाँ पर -q और ये डिस्टेंस है 5a/2। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ एनर्जी के दो टर्म हो गए, कैसे, एक तो सर इस स्फेरिकल शेल जैसे यहाँ पर एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ भी होगी क्योंकि सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, सही है। तो कितना आएगा, एक एनर्जी तो यहाँ पे क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, r की जगह कितना बेटा इसकी रेडियस 5a/2 प्लस इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी। अब इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है के Q1 Q2 अपॉन r, यही होता है फॉर्मूला, सही है। वो 2 पॉइंट चार्ज केस में होता है। अब यहाँ एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में बेटा पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल लिख दो इस लोकेशन पर और मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज, जो चार्ज इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से बेटा पोटेंशियल कितना आएगा, k माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 5a/2, दिस इज अ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय -q। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी लिख पाएंगे, ठीक है। तो आंसर देख लेना आपका कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चंस इजी हैं बट उनमें जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आपको बताते रहा हूं क्योंकि बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में क्या दिया गया है, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस समथिंग कैरीज अ टोटल चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफ्रेंस, प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब सोचो इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है माइनस ई डॉट डी एल, माइनस ई डॉट डी एल कहां से कहां तक, L इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू और ये L इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये पोटेंशियल क्या होता है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, सही है। इंटीग्रेट कर दो आप, इन्फिनाइट पर जब आप जाएंगे तो पोटेंशियल इन्फिनाइट पर 0 लेंगे और L डिस्टेंस, और यहां बोला L इज इक्वल टू 0 मतलब रिंग का सेंटर और सेंटर पर पोटेंशियल, तो क्या आगे बेटा ये पोटेंशियल एट सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कंप्लीट टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, पोटेंशियल एट सेंटर, और पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा, के क्यू बाई आर, सही है।
बच्चों के क्यू बाई आर। अब ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि चार्ज जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली। पोटेंशियल के केस में जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो वहां पे चार्ज वेरी नहीं करता कि भाई चार्ज सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली। वहां तो सिर्फ क्या देखा जाता है बेटा कि इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस बताओ कि नहीं, तो जो भी सर्कमफ्रेंस पे चार्ज है उसकी डिस्टेंस क्या है, यहां से आर 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 आर, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं के क्यू बाई आर। ओके, तो आपका आंसर शायद इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है, 1.99 आएगा जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया है। तो शायद इसका आप आंसर क्या लगाओ बेटा 1.99 मतलब 2 आंसर लगाओगे। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा अगला क्वेश्चन 20। देखो मैंने आपको एसएचएम वाले क्वेश्चंस कराए थे कि पार्टिकल एसएचएम कब करेगा, जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। तो वहां पे फोर्स कैसे आता था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाता था, एफ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स, सही है, फोर्स ऐसे आ जाता है। एसएचएम तभी करता था ये पार्टिकल। अब जब ये बेटा रियल में तो ये क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिकॉज इसका जो फंक्शन है ये एक्स के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रो कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख दोगे इसको, माइनस सी एक्स कैंसिल हो गया, डी यू इज इक्वल टू कितना आ गया सी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे चेंज निकालो, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है तो x की पावर कितनी पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनका तो कराने कोई ऐसा मतलब है नहीं, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।